हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, जहां पे हम लोग सीखेंगे आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग फाइनल पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और फिर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था रॉड का, रिंग का, डिस्क का और होलो स्फीयर, बहुत सारे हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रॉड के केस में देखा था कि अगर कोई रॉड है, ठीक है, इस तरह से कोई रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है। अगर याद हो तो इस तरह से हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था और वहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खास ध्यान दिया था कि जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखेंगे तो उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है याद रखना, वो क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रॉड के केस में देखे थे कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के किसी एक एंड से पास होता है तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो कितना आया था, ml²/3। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने एक रिंग के केस में भी देखा था कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के सेंटर से और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से पास हो रहा है, और वहाँ पे अच्छे से समझा था कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। ठीक है, अब उसको हम लोग अभी भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक रिंग है, ये क्या है, रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग किस तरह से, इस टाइप से रखा हुआ है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, इस तरह से, यानी इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग का प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से ये हुआ। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो कि mr² आया था। ठीक है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो mr² आया था, जहाँ पे m जो था वो रिंग का मास था और r जो था वो रिंग का रेडियस था। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने डिस्क के केस में भी देखा था कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसा कि अभी हम लोगों ने रिंग के केस में समझा था, जब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और डिस्क के सेंटर से पास हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है, जहाँ पे m जो होता है डिस्क का मास और r जो होता है वो डिस्क का रेडियस होता है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो किसी स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आया है। स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन का यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आया है, जो इस रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है। उसी तरह इस रिंग में इसके सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। उसी तरह डिस्क के केस में इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब बात आती है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग क्यों यूज करें। वो मान लीजिए कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस टाइप से बोल दे, इस टाइप से कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमें बताओ इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, तो देखिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किस टाइप से है। तो मान लीजिए ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है जो यहाँ पे इस टाइप से रखा हुआ है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रहा है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से है। क्लियर है, इस टाइप से हम लोग को गिवन है, इसके अबाउट हम लोग को पता है कितना है, mr²। क्लियर है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, यानी इस रिंग के प्लेन में ही इस तरह से जा रहा है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम लोगों ने इसके अबाउट तो याद कर रखा है, mr² होगा, लेकिन इसके अबाउट तो नहीं कैलकुलेट किया था ना, तो हम लोग इसके अबाउट भी कैलकुलेट कर पाए। इसी के लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह डिस्क के केस में अगर हम बात करें तो मान लीजिए इसके केस में भी अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ना पूछ के मान लीजिए इस टाइप से कुछ पूछ दे कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या आप छोड़ देंगे। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि वहाँ तो नंबर चाहिए, तो सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके अबाउट हम लोग सोल्व करवाए, इसीलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इस डायग्राम को अगर आप समझें तो वो प्रॉपर इस तरह से होगा। मान लीजिए ये क्या है, डिस्क इस टाइप का होता है, CD के कैसे टाइप का है ना, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो जिसके अबाउट हमें पता है mr²/2, वो कुछ इस टाइप से इसमें पास हो रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये इस तरह से कुछ पास हो रहा है, इसके अबाउट mr²/2 है।
और जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए इस टाइप से है, जो इस डिस्क के प्लेन में है, ऐसा कुछ। इसको ध्यान से देखिए, ऐसा डिस्क तो ऐसा रखा हुआ है, ये इस टाइप से पूरा, इसके अबाउट हमें फाइंड करना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इसके अबाउट हम लोग फाइंड कर पाए, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक अब तक क्लियर हो चुका है कि हम लोग आखिर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो लिखे हैं इसको हम लोग क्यों पढ़ने वाले। अब चलिए हम लोग इसके बाद समझते हैं कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह के ऑब्जेक्ट से मतलब है कि 1D के लिए करेंगे या 2D के लिए या 3D के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट 1D भी होता है, 2D भी होता है और 3D भी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि किसको 1D, किसको 2D और किसको 3D बोलेंगे। तो देखिए वैसा ऑब्जेक्ट जिसका केवल एक डायमेंशन डिफाइन हो। अब 1D का क्या मतलब होता है? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना। जैसा कि अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 1D में अगर हम बात करें तो 1D ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या आएगी बताइए। 1D में मान लीजिए एक रॉड है, तो रॉड की केवल बोलते हैं ना, जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया था तो इसको केवल मास और एल बोला था, यानी इसका केवल क्या डिफाइन है? लेंथ, यानी एक ही डायमेंशन डिफाइन है ना, तो इसको हम लोग 1D ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम 2D की बात करें, यानी 2D ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए इसमें कोई रेक्टेंगल ले लीजिए, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ भी होता है और विड्थ भी होता है। मान लीजिए इस रेक्टेंगल का लेंथ L है और विड्थ जो है वो W है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या क्या डिफाइन है? 2 डायमेंशन डिफाइन है ना, लेंथ और विड्थ, तो इसको हम लोग बोल देंगे 2D ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? इसको बोलेंगे 2D ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम अगर 3D की बात करें तो देखिए अब आप तो समझ में आ गया होगा कि 3D का क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसका 3 डायमेंशन डिफाइन हो। अब वैसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो अगर हम क्यूबाइड की बात करें, अगर आपको याद हो क्यूबाइड कैसा होता है, जो कि 9th-10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसका 3 डायमेंशन डिफाइन हो, यानी जिसका लेंथ भी हो और विड्थ भी हो और कुछ हाइट भी हो। क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है, यानी यहाँ 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि ये जो 1D क्या होगा, 2D क्या होगा और 3D क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे। जब ऑब्जेक्ट 2D गिवन हो तभी हम लोग इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया है कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, और दूसरी पॉइंट कि हम लोग किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। वैसा ऑब्जेक्ट तो कैसा हो? 2 डायमेंशनल हो, है ना, तो हम लोग केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किस तरह से करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे इसका तो अप्लाई करना होता है ना। ये थ्योरम रट के तो कुछ नहीं आने वाला है ना, वहाँ जब तक हम लोग को यूज करने नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग उसी को देखने वाले हैं कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हम लोग 4-5 एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट में 4-5 एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे, जिसके बाद आपका इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है, यानी 90 to 95% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी 5% डाउट और भी जब 2-4 एग्जाम्पल आप लगाइएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए आपको इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट गिवन है। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है? 2D ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? 2D ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है, ये कुछ कह रहा होगा ना, ये थ्योरम है तो ये तो कुछ कह ही रहा होगा, तो वो क्या कहता है उसी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से अभी समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं, क्योंकि डायग्राम जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे समझना मुश्किल होगा। तो मान लीजिए यही है, ये जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो कुछ इस टाइप का है। इसको ध्यान से देखिए, इसी को ऐसे ले गया और ऐसे करके यहाँ पे बोर्ड पे रख दिया। ठीक है, इस तरह से ये रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे चलिए हम कुछ एक्सिस ले लेते हैं ना, ताकि बात करने में थोड़ा आसानी हो। तो मान लीजिए इस टाइप से इधर राइट साइड जो है वो एक्स एक्सिस है, क्लियर है, और इसके ऊपर जो है इस टाइप से वो वाई एक्सिस है, क्लियर है। अब एक एक्सिस और होगा ना, जेड एक्सिस, जो इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वो एक्सिस किस तरह से पास हो रहा होगा? जेड एक्सिस। देखिए ध्यान से, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो कुछ इस टाइप के होगा। ये मान लीजिए एक्सिस है तो इस टाइप से कुछ होगा, क्लियर है।
तो ये मान लीजिए जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरफ से जेड एक्सिस। आपको समझ में आया ना, भले ये बोर्ड पे दिख रहा है लेकिन ये बोर्ड पे नहीं है कि ये कैसा है, बोर्ड से बाहर, इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर, जैसा कि यहाँ हम लोग देखने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए अच्छे से आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने जेड एक्सिस ड्रॉ किया है वो कैसा है, इस ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट के इस तरह से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, जबकि ये एक्स एक्सिस इधर है राइट साइड, वाई एक्सिस इधर है। तो हम लोग चलिए यहाँ इसको भी ड्रॉ करते हैं इस पे। ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, क्लियर है, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस ऊपर है तो हम लोग यहाँ से वाई एक्सिस ऊपर इस तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, और ये जेड एक्सिस। आप समझिए ये जो बाहर निकल रहा है वो कौन से एक्सिस है, जेड एक्सिस। क्लियर है यहाँ पे। ये अब बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो, है ना, जो एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे कौन है, यही है ना, देखिए एक्स और वाई तो इसके प्लेन में ही है, तो परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस। तो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। अब ये क्या बोल दिया, तो देखिए हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक पहले लिख लेते हैं, फिर उसको समझने में थोड़ा सी आसानी होगी। तो पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि वो एक्सिस जो इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई जेड बोल देते हैं ना, आई जेड का मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए लिखते हैं आई जेड, वो किसके इक्वल होगा, बाकी दो एक्सिस जो इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। तो इस ध्यान से देखिए इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में कौन कौन से हैं, ये एक्स है और ये वाई है, क्योंकि जेड तो ये बाहर है। तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के इक्वल होगा, यानी आई एक्स प्लस आई वाई। यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि आप में इसमें जो आई जेड आई एक्स आई वाई है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आप इसको इजीली कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, इस टाइप से रखा हुआ है। अब ये एक्स एक्सिस जो है वो इस टाइप से कुछ है, यहाँ तक क्लियर है। अब वाई एक्सिस जो है, चलिए उसको भी हम लोग अच्छे से डायग्राम से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा। अब जेड एक्सिस कैसा है, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, कुछ इस टाइप से, इसके 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से। आप इसको ध्यान से देखिए कैसे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो आपको देखने से भी क्लियर पता चल रहा होगा ना कि एक्स एक्सिस ये 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही है, वाई एक्सिस भी 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, जबकि जेड एक्सिस इस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही तो कहता है कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, बाकी दो एक्सिस जो कि इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस दोनों के सम के इक्वल है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ आई एक्स प्लस आई वाई हो गया। तो इसको आप अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई जो लिखा है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है वो क्या कहता है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इसमें जो भी टर्म यूज हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से एक एक करके समझ लेते हैं और लिख लेते हैं कायदे से कि आई एक्स आई वाई और आई जेड क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जेड की बात करें, आई जेड की बात करें, तो ये क्या है, एम ओ आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपको तो सिंपल सी यहाँ समझ में आ रहा है, कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट अबाउट जेड एक्सिस, है ना, आई जेड मतलब जेड एक्सिस। इसी तरह अगर आई वाई की हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, है ना। और इसी तरह अगर हम आई एक्स की बात करें तो यहाँ इसका आई एक्स का मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोगों को अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा कि आखिर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो क्या कहता है। सिंपल है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जो एक्सिस इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो बाकी दो एक्सिस जो कि इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी अच्छे से डायग्राम से समझा है। यहाँ तक क्लियर है।
देखिए अगर आपको अभी तक 20 से 30% भी कंसेप्ट समझ में आया है तो आगे हम लोग 4-5 एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसके बाद आपको 90 to 95% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि अभी हम लोग को पूरा बढ़िया से समझ में नहीं आया, बहुत कम आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अगर 20 to 30% भी समझ में आया है तो अभी के लिए काफ़ी है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट क्या लेते हैं, मान लीजिए एक रिंग है जो इस तरह से यहाँ पे है। ठीक है, एक रिंग है। अब ये किस तरह से हम लोग इसको अच्छे से अभी समझेंगे। ठीक है, जिसका मास m है और रेडियस कितना है r है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये मान लीजिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का तो होना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को जो पूछा जा रहा है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूछा जा रहा है, जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इस रिंग के प्लेन में ही है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस रिंग के प्लेन में ही है। वो किस तरह से है अभी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले अब अच्छे से इसको पहले समझते हैं फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे और उसके आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए रिंग है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये रिंग है। रिंग ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, ये रिंग इस बार ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे है, ये तो बड़ा सा है ना, ये रिंग छोटा है। मान लीजिए रिंग ऐसे है और ये जो हमको जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस टाइप से है। आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरह से। यहाँ कहीं सेंटर होगा रिंग का, तो इस सेंटर से होते हुए इस तरह से इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जबकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था रिंग के केस में, जो कि mr² आया था, वो किसके अबाउट था, जो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस रिंग के सेंटर से तो जा रहा था पर इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इसके अबाउट हम लोग कैलकुलेट किए थे, जो कि mr² आया था। जबकि इस केस में हमको इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स वाई जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, कुछ यहाँ पे भी उस तरह का ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस। क्लियर है। उसी तरह इस तरह से होगा, इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस। अब बात आती है जेड एक्सिस की। तो जेड एक्सिस जैसा कि हम लोग जानते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग उसको इस तरह से इसको जेड एक्सिस नाम दे देते हैं। ये जेड एक्सिस तो आप समझने में दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए हम लोग डायग्राम से भी इसको फिर से समझ लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस जो है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो तो अभी समझा था कैसा है, कुछ इस टाइप का। क्लियर है। अब वाई एक्सिस वर्टिकल है, तो वाई एक्सिस कुछ कैसा है, इस तरह का। अब इसको ध्यान से देखिए, इस टाइप का। और जेड एक्सिस कैसा है, इस टाइप का। आप समझ पा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये वाई एक्सिस, और ये जो है ये जेड एक्सिस है। इसके अबाउट हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो कि mr² आया था। तो अब चलिए हम लोग इसमें यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग किस तरह से लगाएंगे, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ के। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता था कि 2D ऑब्जेक्ट के जो एक्सिस परपेंडिकुलर होता है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो उसके अबाउट कितना है यहाँ पे आई जेड, मान लेते हैं आई जेड है, कुछ होगा आई जेड जो कि हम लोग अभी फाइंड कर लेंगे। उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल किसके होगा, बाकी दो एक्सिस के जो उस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। तो अभी हम लोगों ने रिंग के केस में पढ़ा था, देखिए ध्यान से फिर से आप एक बार देखिए। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस इस रिंग के प्लेन में ही है। ठीक है, जबकि जेड एक्सिस जो था, जबकि ये जेड एक्सिस क्या है, इस रिंग के परपेंडिकुलर, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, जैसा कि अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में डिस्कस किया था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब इससे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको हटा दें तो आप इसको ध्यान से देखिए, जैसा एक्स है वह अगर इसी को ऐसे घुमा दे तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये पहले वाई था। ऐसे देखिए, ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्स है, ये वाई है। चलिए इसी को हम ऐसे घुमा देते हैं। अब ये x हो गया, ये y, यानी x और y दोनों सेम है ना। जब x और y दोनों सेम है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट होगा उतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब इक्वल हो गया तो हम लोग इससे सोल्व अगर करें तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हम लोग को फाइंड किसके अबाउट करना था, x के अबाउट, तो हम लोग y को भी x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई एक्स प्लस वाई, आई वाई को भी आई एक्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से आई जेड इज इक्वल टू 2i x। ठीक है, अब देखिए आई जेड क्या होगा, तो आई जेड अभी हम लोगों ने देखा है
कि आई जेड जो है मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी ये एक्सिस होगा जो इस रिंग के प्लेन के इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, जिसके बाद हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत पहले याद कर लिया है ना, कैलकुलेट करके देखा है, जो कि mr² हुआ था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 × IX के। तो यहाँ से अगर हम IX की बात करूँ तो वो कितना हो गया mr²/2। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर है किस तरह से कैलकुलेट किया था। हमने क्या बोला था, अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के टाइम पे नहीं समझ में आया है तो हम लोग उसको एग्जाम्पल के हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, अभी हम लोग 3-4 एग्जाम्पल और देखने वाले हैं जिससे आपका इससे जुड़ी हुई कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भी अगर 100% नहीं आया है समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अभी अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग एक डिस्क को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक डिस्क है, इस टाइप से कोई डिस्क है। अब डिस्क है तो CD के कैसेट की तरह होगा, यानी कहीं भी खाली नहीं होगा, है ना। अब किस तरह से ये है इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है, जैसा कि अभी रिंग में फाइंड किया था, जो इस सेंटर से जा रहे हैं। मान लीजिए इस डिस्क का मास m और रेडियस r है। तो देखिए ये जो डिस्क है कुछ इस टाइप का है, आप इसको ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। हमने इसी को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो कुछ इस टाइप का है। आप इसको ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने तो स्टैंडर्ड कोई रिजल्ट फाइंड नहीं किया है, तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ लगाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 थ्योरम आता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम आता है। वो भी एक्सिस थ्योरम इतने ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे और उसको भी इतने जितना अच्छे से इसको समझ रहे हैं कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे से आपको वहाँ पे हम समझाएं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके। ये किस तरह से, इस तरह से ये डिस्क रखा हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने में आसानी हो। तो देखिए ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। उसी तरह से हम इसके वर्टिकल इस तरह से इसको वाई एक्सिस नाम दे देते हैं, और जैसा कि रिंग में बात किया था इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, है ना, यानी कुछ इस टाइप से ये जेड एक्सिस होगा जो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जेड एक्सिस को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है। अब चलिए सभी एक्सिस को एक साथ समझ लेते हैं कि किस तरह से है। ये जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई एक्सिस इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए, अपने डाउट रहने वाली कोई बात ही नहीं रहेगा, है ना। ये कुछ इस टाइप से है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस जो कि इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम लोग इजीली यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यही तो पढ़े थे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या पढ़े थे कि जो एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कौन से है, ये जेड जो कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको मान लेते हैं आई जेड। ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स एक्सिस देखिए, ये एक्स इधर है, ये वाई इधर है, तो ये दोनों इस डिस्क के प्लेन में है, तो इस दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में डिस्कस किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से इसको देखिए, अभी अगर हम बात करें तो ये एक्स है, ये वाई है, इसी को अगर हम 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दे तो अब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो दोनों एक्सिस कैसा है, सिमेट्री है, सेम जैसा लग रहा है ना। 90 डिग्री घुमाने पे पता नहीं चल रहा है कि ये एक्स था कि ये एक्स था, है ना, यानी दोनों सेम है। तो जब एक्सिस दोनों सिमेट्री एकदम सेम लग रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स होगा एक्स के अबाउट उतना ही वाई के अबाउट होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने रिंग में भी बात किया था, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से चलिए फिर से उसी तरह हम लोग रिंग की तरह ही बात करते हैं। हम लोग को फाइंड किसके अबाउट करना है, एक्स के अबाउट, तो हम लोग वाई को क्या करेंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो आई एक्स प्लस आई वाई की जगह आई एक्स लिख देंगे, क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम बात करें आई जेड इज इक्वल्स टू, तो 2IX हो जाएगा। हम बात करते हैं आई जेड कितना होगा, तो आई जेड यहाँ पे क्या है, देखिए यही तो है एक्सिस जो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास हो तो उसके अबाउट mr²/2 होता है ना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने अच्छे से वहाँ पे एग्जाम्पल और अच्छे से उसको प्रैक्टिकल करके भी देखा था कि किस तरह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, तो इसके अबाउट कितना होगा, mr²/2, तो हम लोग mr²/2 लिख देंगे आई जेड के अबाउट,
इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई एक्स, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग आई एक्स फाइंड कर लिए, वो कितना आया mr²/4। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी अगर आपका पूरी तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग एग्जाम्पल और करेंगे, उससे आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं और इसमें और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था। तो मान लीजिए ये कोई स्क्वायर प्लेट है। अब प्लेट है तो हम लोगों ने जानते हैं प्लेट कैसा होता है, इसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। अब ये स्क्वायर है तो जितना लेंथ होगा उतने ही विड्थ भी होगा, सब साइड इक्वल होगा। अब देखिए इसमें जो हम लोग को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास हो रहा है, जैसा कि अभी रिंग और डिस्क के केस में भी पढ़ा था, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम समझ लेते हैं और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो है वो यही है स्क्वायर प्लेट, इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कुछ आप अच्छे से देख पाइएगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से, इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम लोग इसको भी इधर x ले लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब इसके परपेंडिकुलर इस तरह से y ले लेते हैं, जैसा कि अभी रिंग के और डिस्क के केस में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, यहाँ पे इस तरह से y, इसको y नाम दे देते हैं। अब z की बात होगी तो z एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, वो किस तरह से होगा हम लोग अच्छे से समझे हुए हैं अभी रिंग और डिस्क के केस में, और इसके केस में भी समझेंगे। ये कुछ इस तरह से z एक्सिस कुछ इस टाइप का है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग z एक्सिस को कुछ इस तरह से तिरछा दिखा देते हैं, और तिरछा का मतलब क्या होता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अब चलिए इस पे समझते हैं और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, सेम डिस्क और रिंग के केस जैसा ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस आप ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आप इस दोनों एक्सिस को ध्यान से देखिए, ये एक्स और वाई क्या है, इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही है, बिल्कुल है। और ये जेड एक्सिस जो है वो इस स्क्वायर प्लेट के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं, वो कैसे करेंगे कि आई जेड जो एक्सिस परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट के, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, जो कि यहाँ x है और y है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आई एक्स हो गया और आई वाई। अब देखिए, अब आई एक्स और आई वाई में अगर हम कुछ रिलेशन फाइंड कर सकें तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मान लीजिए इस एक्सिस को आप भूल जाएं तो देखिए, अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसी को अगर 90 डिग्री रोटेट कर दें तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। और स्क्वायर है तो जितना ये लेंथ है इतने ही ये भी है, यानी इसको कह सकते हैं x और y एक दूसरे के एकदम इक्वल जैसा ही है, सिमेट्री ही है ना। तो हम लोग ऐसा, जैसा कि रिंग और डिस्क के केस में बोला था, उसी तरह यहाँ पे भी आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमेट्री है ना। अगर मान लीजिए यही रेक्टेंगल होता तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ कुछ और होगा, विड्थ कुछ और होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, जितना लेंथ है उतने ही विड्थ भी है। तो आप इधर से देखें या इधर से, दोनों तरफ से इक्वल ही लग रहा है, इसलिए इक्वल कर दिया। तो हम लोग क्या बात करेंगे, आई जेड इज इक्वल्स टू, हम लोग को फाइंड क्या करना है, आई एक्स इसके अबाउट है ना, इस एक्सिस के अबाउट। तो आई एक्स फाइंड करना है तो आई वाई को भी क्या करेंगे, आई एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो आई एक्स पहले से है, प्लस आई वाई को क्या करेंगे, आई एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से जो आई जेड आया वो कितना आया, 2ix। अब आई जेड आती है, बात आती है कि आखिर आई जेड क्या होगा। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में ही, है ना, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। उसमें आई जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था स्क्वायर प्लेट के केस में, वो कितना आया था, ma²/6, है ना। तो यहाँ देखिए साइड कितना है, a है, तो यहाँ पे भी ma²/6 हो गया। जेड एक्सिस इसके अबाउट ये हो गया इक्वल किसके, 2 × ix के। तो यहाँ से जो ix आएगा वो ma²/12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब लगता है कि थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे, है ना। आपको देखिए फील आना बहुत जरूरी है ना। अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हैं तो आप लोग ये जो बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रहा है ना, आपको वो बोर्ड पे दिखना ही नहीं चाहिए।
तो फिर कहाँ दिखना चाहिए, बिल्कुल हवा में। यानी जैसे ही बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा है फिजिक्स में, तो आप उसको फटाक से क्या करिए, बोर्ड से निकाल के हवा में लाइए। हवा में लाइए, उसको चारों साइड घूम के अच्छे से उसको झांकिए कि कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है या इस तरह से है ना। कभी भी स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिखना ही नहीं चाहिए, ये स्ट्रक्चर कहीं हवा में उड़ता हुआ आपको नजर आना चाहिए, जिसको आप चारों साइड से कहीं से भी झांक सकते हैं। अब देखिए, झांकना बुरी बात है, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे झांकिएगा जब तक नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। जब तक आप झांकेगा नहीं तब तक देखिएगा कैसे, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे झांकिए, बुरी बात है, कोई बात नहीं, पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर उसमें चल क्या रहा है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखने वाले हैं, जिससे जो भी थोड़ा बहुत डाउट अभी तक बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इसमें फिर से हम लोग स्क्वायर प्लेट ही लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेट कैसा है, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, इस बोर्ड के प्लेन में ही है। क्लियर है यहाँ तक कि स्क्वायर प्लेट कैसा है, इस बोर्ड के प्लेन में। और हम लोगों को इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है, जो इसके सेंटर से तो पास हो रहा है, बस इस स्क्वायर प्लेट के डायगोनल से पास हो रहा है। देखिए इस टाइप से कुछ, इसके अबाउट हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अब हम लोग देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस था जो इसके सेंटर से आया, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा था, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे ma²/6। ठीक है, जहाँ पे a था उस स्क्वायर प्लेट का लेंथ यानी साइड। ठीक है, तो लेकिन इस केस में तो हम लोगों ने फाइंड नहीं किया था। यहाँ पे जो फाइंड किए थे ना वो कुछ परपेंडिकुलर से हम लोग जानते हैं। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर जैसा कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में सोचें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में ही सोचते हैं। उससे पहले हम लोग अच्छे से डायग्राम को तो समझे। अभी बात तो किया था, हवा में समझना है ना, लगना है कि हवा में उड़ रहा है डायग्राम। तो मान लीजिए ये है स्क्वायर प्लेट जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये एक्सिस जो गिवन है वो कुछ इस टाइप से गिवन है। देखिए डायगोनली कुछ इस टाइप से गिवन है। इसके अबाउट हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं जिसके अबाउट फाइंड करना है उसको ये एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं। किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी आप जेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर यानी ये जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल दिए, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको हम लोग इधर ड्रॉ किए, फिर इसको नाम दे दिए हम लोग वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, दिख रहा है। अब जेड एक्सिस की बात आती है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस टाइप से, तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, इस तरह से कुछ जेड एक्सिस नाम दे देते हैं। अब जेड भले ही इस बोर्ड में लग रहा हो, पर एक्चुअल में कैसा है आप लोगों को अच्छे से पता चल चुका है अभी तक कि ये जेड एक्सिस कैसा होगा, कुछ इस टाइप से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा है। अब हमें इस एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस कुछ इस टाइप से है, आप देख पा रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है वो कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। इसको देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम कह सकते हैं ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही है, बिल्कुल कह सकते हैं। जबकि ये जेड एक्सिस जो है वो ये है जो इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग अब आराम से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, जो एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो एक्सिस जो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में हैं उस दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस इसके प्लेन में है, तो एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो प्लस वाई के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा, जेड के अबाउट होगा वो। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर जिस तरह हम लोगों ने रिंग और डिस्क और स्क्वायर प्लेट के केस में भी देखा था, एक्स और वाई में हम लोग रिलेशन कुछ फाइंड किए थे। अगर यहाँ पे भी कुछ रिलेशन मिल जाए तो इसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी को अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल सिमेट्री है। आप ऐसे रखिए या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों सेम है। यानी जितना एक्स के अबाउट आ रहा है उतना ही वाई के अबाउट भी आएगा, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्री है। तो यहाँ पे सेम रिंग डिस्क और स्क्वायर प्लेट की तरह यहाँ भी लिख सकते हैं आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई। हम लोग को फाइंड करना है एक्स के अबाउट, तो हम लोग वाई को क्या करेंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो आई जेड इज इक्वल्स टू ए आई एक्स, तो पहले से था एक, प्लस आई वाई को भी आई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ से जो आई जेड आएगा वो 2ix के इक्वल आ जाएगा। और हम लोगों ने अभी बात किया है कि आई जेड हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं पहले ही, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्वायर प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से हो तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो
ma²/6 होता है, जहाँ पे a जो होता है साइड होता है। मान लीजिए इसका साइड a है इधर और इसका मास m है, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma²/6 इज इक्वल्स टू 2ix, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ix यानी जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ma²/12 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब भी आपको इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में किसी भी तरह का डाउट रहने होगा। कि हम लोगों ने क्या समझा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। और वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, जो एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस जो कि इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही है उसके सम के इक्वल होगा। तो ये देखिए, ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो ix और iy ये दोनों किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस x वाले और y वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही है। जबकि ये z इसको मानते हैं, तो ये z इसके 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है ना। तो इसलिए iz इज इक्वल्स टू क्या लिखे, ix प्लस iy, जो कि अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है। आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में समझ में आ गया होगा, किस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है और किसके लिए अप्लाई करना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसको आप एक दो बार और अच्छे से खुद से समझने की कोशिश करें, डायग्राम को अच्छे से फील करने की कोशिश करें कि आखिर वो डायग्राम जो है वो एक्चुअल में किस टाइप से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आखिर कहाँ से गुजर रहा है ना। तो बाकी जो भी डाउट होगा, अगर अभी भी बचता है, वैसे बचना तो नहीं चाहिए अब कोई डाउट, लेकिन फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।